गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 विज्ञान पाठ 1 की चौथी वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, तीसरी वीडियो में हमने सीखा था कि शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने आपको 2 ट्रिक भी बताई थी। आशा है कि आपने वो ट्रिक याद भी की होंगी और अपनी कॉपियों के अंदर नोट भी की होगी। तो उप विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जब हम शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण बनाते हैं तो वह कंकाली भी हो सकती है और संतुलित भी हो सकती है। अर्थात उसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में तत्व के परमाणुओं की संख्या समान भी हो सकती है या समान नहीं हो सकती। यदि तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों तथा उत्पादों में समान नहीं है तो उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तथा जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान हो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का हमारे पास कोई विशेष तरीका नहीं है। इसे हम सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करते हैं। जैसे हमारे पास एक रासायनिक समीकरण है, लाल तख्त लोहे के ऊपर से पानी की भाप गुजारते हैं तो वह आयरन 2,3 ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4, तथा हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। क्या पैदा करता है? हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। यदि हम इस समीकरण को ध्यान से देखें तो अभिकारकों में Fe हमारे पास 1 परमाणु है, जबकि उत्पादों में लोहे के 3 परमाणु हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यह समीकरण हमारी संतुलित नहीं है। तो इसे संतुलित करने के लिए हमारे पास कुछ चरण हैं, उन चरणों को हमने फॉलो करना है। तो पहला चरण है सूत्रों पर बॉक्स लगाना। सूत्रों पर बॉक्स लगाना। रासायनिक समीकरण में जो भी सूत्र दिए गए हैं उन्हें हम बदल नहीं सकते, इसलिए हम उनके ऊपर बॉक्स लगा देते हैं। जैसे Fe बॉक्स लगा दिया यहाँ पर। H2O यह एक पदार्थ है, इसको नहीं बदल सकते, तो यहाँ पर बॉक्स लगा दिया हमने। क्रिया करने के बाद Fe3O4, इसके ऊपर हमने बॉक्स लगा दिया। उसके बाद हाइड्रोजन, उसके ऊपर हमने बॉक्स लगा दिया। तो बॉक्स के अंदर जो भी है हमारे पास सूत्र, उस सूत्र को हम बदल नहीं सकते, इसलिए हम ये बॉक्स लगा देते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप बॉक्स लगाएं। अपने मन में भी सोच सकते हैं कि जो ये सूत्र हैं, यहाँ पे जैसे 3 है, इसका हम 2 नहीं कर सकते, ये 3 है तो 3 ही रहेगा। यानी कि जो बॉक्स के अंदर है उसके अंदर हमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है। पहला चरण सबको याद हो गया होगा कि सूत्रों के ऊपर हमने बॉक्स लगाने हैं। अब दूसरा चरण है, चरण 2 है अभिकारक
अभिकारकों तथा उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाना। परमाणुओं की सूची बनाना। अर्थात ये हमारे पास समीकरण है, हम एक सूची बनाएंगे। ये हमारी सूची है। परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में। तो तत्व के यहाँ पर 3 ही परमाणु हैं हमारे पास। एक है Fe, एक है हमारे पास हाइड्रोजन और एक है हमारे पास ऑक्सीजन। यानी कि फेरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो हमारे रासायनिक समीकरण में भाग भी लेते हैं या उत्पादों में भी बनते हैं। तो यदि हम अभिकारकों में Fe के परमाणु देखें तो यहाँ पर 1 है, उत्पादों में देखें तो यहाँ पर 3 है। हाइड्रोजन के अभिकारकों में 2 परमाणु हैं, जबकि उत्पादों में भी क्या है, वो 2 ही परमाणु हैं हमारे। उसके बाद ऑक्सीजन हम देखते हैं कि हमारे पास 1 परमाणु है, यहाँ पर 1 परमाणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन के O4 यानी कि 4 परमाणु है। तो पहला चरण था बॉक्स लगाना, दूसरा चरण था अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या की सूची बनाना। परमाणुओं की संख्या की सूची बनाना, इनके दूसरा चरण है सूची बनाना। तो सूची बनाने के बाद हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणु समान नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम सबसे बड़ा यौगिक अपनी सुविधा के लिए, कोई जरूरी नहीं है वो, तीसरा चरण है हमारा, क्या है भाई, तीसरा चरण है सबसे बड़ा यौगिक, यानी सुविधा के लिए, सुविधा के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा यौगिक, सबसे बड़ा यौगिक। तो देखो भाई सबसे बड़ा यौगिक कौन सा है, यहाँ पे सबसे बड़ा यौगिक अपना क्या है, ये आयरन 2,3 ऑक्साइड है। तो सबसे बड़ा यौगिक तथा उसमें सर्वाधिक परमाणुओं वाला तत्व देते हैं। सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा परमाणुओं वाला, परमाणुओं वाले तत्व का चयन करते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, ये क्या हो गया अपना ऑक्सीजन है, जो ये क्या है, सबसे बड़े यौगिक में सबसे ज्यादा परमाणुओं वाला। इनके सबसे ज्यादा परमाणु क्लियर यहाँ टेबल से दिखाई देते हैं कि सबसे ज्यादा परमाणु हमारे पास किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो हम ऑक्सीजन को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास समीकरण है Fe प्लस H2O, क्रिया करने के बाद Fe3O4 प्लस H2। तो पहला चरण बॉक्स हमने इसके ऊपर लगा दिए।
दूसरा चरण हमने टेबल बना ली। तो पहला चरण बॉक्स लगाया, दूसरा चरण हमने सूची बनाई, तीसरा चरण हमने देखा कि सबसे ज़्यादा परमाणुओं वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है और सबसे बड़े यौगिक में भी वो पाया जाता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो इसके लिए हम एक नई टेबल बनाते हैं यहाँ पर, और इस टेबल में देखते हैं कि ऑक्सीजन हमारा परमाणु है, वो प्रारंभ में अभिकारकों में 1 है तथा उत्पादों में 4 है। तो क्या करें कि ये भी 4 बन जाए? तो क्या करेंगे इसको 4 बनाने के लिए? सीधा दिखाई देता है कि यदि हम इसको 4 से गुणा करते हैं तो 4 गुणा 1 तो 4 बन जाएगा। ये 4 हमारा है ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि अभिकारकों में जहां पर जिस बॉक्स में ऑक्सीजन है उस बॉक्स को हम यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 4 से गुणा करने के बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीजन हमारे 4 एकम 4 हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे कितने हैं? 4 है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन हमारे संतुलित हो चुके हैं। अब ऑक्सीजन के संतुलन के बाद दोबारा हम चेक करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन हमारे अब हम हाइड्रोजन तत्व को लेते हैं। हाइड्रोजन अभिकारक हैं, हमारे उत्पाद हैं। तो प्रारंभ में देखते हैं हम, प्रारंभ में अब हमारे पास ये अभिकारकों में कितने हैं? 4 दूनी 8 हैं, जो कि H2O में है। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप H2O में। और यहाँ पर क्या है? हमारे उत्पादों में सिर्फ ये 2 है, जो कि हमारा H2 में है। तो क्या है हमारा ये? प्रारंभ में अभिकारकों में हाइड्रोजन हमारे 8 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो हम अगली लाइन में Fe प्लस 4H2O आफ्टर रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों ध्यान से, संतुलित करने के बाद ये हमारा 8 ही है, ये हमारा 2 है। तो किससे इसको गुणा करें कि दोनों बराबर हो जाएं? तो हम देखते हैं कि यदि हम इसको 4 से गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये हमारा क्या है? 8 है ही है। तो अर्थात इसको हम ऐसे का ऐसा रखेंगे, 4 दूनी 8 ये तो है ही है। तो हम यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। तो क्या बन गया ये? 4 दूनी 8। अर्थात यदि हम समीकरण में देखें तो ऑक्सीजन हमारे 4 एकम 4 और इधर भी क्या है? 4 हैं। हाइड्रोजन हमारे 4 दूनी 8 अभिकारकों में और 4 दूनी 8 यहाँ हमारे क्या है? उत्पादों में है। अर्थात 2 हमारे जो तत्व हैं वो हमारे संतुलित हो चुके हैं। अब हम इस आंशिक संतुलित समीकरण में, इस आंशिक संतुलित समीकरण में Fe प्लस 4H2O आफ्टर रिएक्शन Fe3O4 प्लस
4H2 जो कि आंशिक रूप से संतुलित है। इस समीकरण में अब हम ऑक्सीजन अभिकारकों में, उत्पादों में, तो प्रारंभ में हम देखते हैं प्रारंभ में अभिकारकों में ऑक्सीजन हमारे पास सॉरी भाई, ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित हो चुका है। अब हम लोहा Fe को संतुलित करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन हमारा ऑलरेडी संतुलित है, हाइड्रोजन भी हमारा क्या है, संतुलित हो चुका है। अब हम लोहा देखते हैं। प्रारंभ में इस समीकरण में अभिकारकों में ये 1 है और उत्पादों में Fe यहाँ पे हमारा कितना है, 3 है। तो सिंपली है भाई, क्या करेंगे हम यहाँ इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 गुणा 1, 3 एकम 3 हो गया और ये 3 हमारा ऐसे का ऐसा रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये एक नेक्स्ट समीकरण मिलेगा। क्या मिल गया हमारे पास, 3Fe प्लस 4H2O क्रिया करने के बाद Fe3O4 प्लस 4H2, यह एक समीकरण हमें मिल जाता है। इस समीकरण में यदि हम एक बार दोबारा तुलना करें तो ऑक्सीजन 4 एकम 4, यहाँ पर भी क्या है, 4 है। हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ पर भी 4 दूनी 8 है। और लोहा यहाँ पर 3 Fe और यहाँ पर भी Fe अपना कितना है, 3 है। तो कहने का मतलब क्या है कि यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण हमें और ज़्यादा सूचनाएं दे, इसके लिए हम पदार्थों की अवस्था भी इसमें लिखने की कोशिश करते हैं। पदार्थों की अवस्था हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो अवस्था लिखने के लिए ये हमारे पास समीकरण जो हमें मिला है 3Fe प्लस 4H2O क्रिया करने के बाद Fe3O4 प्लस 4H2, यह समीकरण है जो इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, यानी कि यह हमें ज़्यादा सूचनाएं दे सके, इसके लिए हम क्या है, पदार्थों की अवस्थाएं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पदार्थों की अवस्थाएं भी लिखते हैं। पदार्थों की अवस्थाएं कैसे लिखते हैं, यदि ठोस है तो पदार्थ के बाद ब्रैकेट में हम S लिख देते हैं। द्रव है तो पदार्थ के बाद ब्रैकेट में हम L लिखते हैं। यदि गैस है तो पदार्थ के बाद हम ब्रैकेट में G या ब्रैकेट में अप एरो G भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट में अप एरो भी लिख सकते हैं। और यदि हमारे अवक्षय बनते हैं, PPT बनते हैं, तो हम डाउन एरो का प्रयोग करते हैं, इनके नीचे की तरफ तीर का निशान। और यदि जलीय विलयन मिलता है या जलीय विलयन देते हैं तो जलीय विलयन के लिए हम एक्वस का प्रयोग करते हैं। तो अब हमारे पास ये जो समीकरण है, हमें शुरू में पता था कि हम जो लोहा लेते हैं वो ठोस है। लोहा हमेशा ठोस ही होता है लगभग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। उसके ऊपर से पानी की भाप गुजारते हैं, भाप, स्टीम। तो भाप क्या हो गई, यहाँ पर गैस हो गई, यानी कि प्लस 4H2O है जो वो क्या है, गैसीय अवस्था में है। तो क्रिया करने के बाद जो आयरन 2,3 ऑक्साइड बनता है Fe3O4, ये हमें सॉलिड अवस्था में मिलता है, ठोस अवस्था में मिलता है। और तथा यहाँ पर हमारी क्या है, ये हाइड्रोजन है जो H2
वो क्या है 4H2, ये हमें गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है। तो ये जो हमारा समीकरण है ये पूर्णतः संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इस समीकरण को एक बार दोबारा संतुलित करके देखते हैं। सभी चरण है जो जल्दी जल्दी फास्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या था, लोहा था, उसके अंदर से पानी की भाप गुजारी, क्या बन गया Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला जो अपना चरण है वो क्या है कि हम बॉक्स लगाते हैं Fe2O, क्रिया करने के बाद Fe3O4 प्लस H2। तो बॉक्स लगाने का पहला चरण अपना पूरा हो गया है। इसके बाद हम सूची बनाते हैं। तो सूची जब हम बनाते हैं तो सूची में क्या होता है, तब है हमारे पास फेरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अभिकारकों में लोहा 1 है, उत्पादों में लोहा 3 है। अभिकारकों में हाइड्रोजन 2 है, उत्पादों में भी हाइड्रोजन अपनी 2 है, और ऑक्सीजन अपनी अभिकारकों में 1 है और उत्पादों में ऑक्सीजन अपनी कितनी है 4 है। तो ये हमने सूची बना ली। यहाँ पे अभिकारक है ये अपने और ये उत्पाद है। तो इस सूची से हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो अपना यौगिक है Fe3O4 है, इसमें सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जो ऑक्सीजन है अपनी अभिकारकों में कितनी है 1 है, उत्पादों में कितनी है 4 है। तो हम इसको 4 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 4 से गुणा करते हैं तो क्या बन गया Fe प्लस 4H2O, क्रिया करने के बाद Fe3O4 प्लस H2। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन 4 एकम 4 हो गए, यहाँ पर 4 है ही है। अब हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन है जो अभिकारकों में कितने हैं हमारे पास 4 दूनी 8, और उत्पादों में कितने हैं वो 2। तो हम क्या करेंगे, अभिकारकों में 8 है, उत्पादों में 2 है, तो इसको 2 को 4 से गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8 और ये 8 हमारा है ही है। तो अगले चरण में हम क्या करेंगे, Fe अपना एज इट इज है प्लस 4H2O एज इट इज है। क्रिया करने के बाद Fe3O4 और यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4H2। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन भी हमारा क्या है संतुलित हो जाता है। तो अब हम देखते हैं दोबारा 4 एकम 4 4 बराबर है। तो हाइड्रोजन है 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ये भी हमारे बराबर हो गए। अब हम लोहे को संतुलित करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो Fe है अपना अभिकारकों में कितना है 1 है, यहाँ पर Fe 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा Fe कितना है 3 है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं। 3 एकम 3 और ये 3 हमारा एज इट इज रहता है। तो यहाँ पर 3 से गुणा करने पर 3Fe प्लस 4H2O, क्रिया करने के बाद Fe3O4 प्लस 4H2। तो देखने के बाद हमें पता चलता है कि यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस संतुलित रासायनिक समीकरण को ज़्यादा सूचना देने वाली समीकरण बनाने के लिए, मेकिंग मोर इन्फॉर्मेटिव, हम क्या करते हैं पदार्थों की अवस्था भी इसके साथ में लिख देते हैं। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये हमारा क्या है यहाँ पे सॉलिड है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे गैस है। तो यह जो हमें समीकरण मिलती है यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो बच्चों इसको समझने के लिए चलो एक छोटी सी नई समीकरण देते हैं। बड़ी आसान है। हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीजन क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो पहले हम इसके कंकाली समीकरण लिखते हैं। हाइड्रोजन जो कि एक अणु के रूप में लिखनी होती है हमेशा, H2। ऑक्सीजन है जो, ये भी क्या है अपना O2 है, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन है जो वो एग्जिस्ट नहीं करता। H2 प्लस O2 क्रिया करने के बाद जल बनता है। जल का सूत्र आपको पता ही है, H2O। अब यहाँ पर हम पहला चरण क्या है अपना? चरण 1 क्या था भाई? पहला चरण बॉक्स। पहला चरण क्या था? बॉक्स। तो हमने बॉक्स लगा दिए यहाँ पे। H2 के ऊपर बॉक्स लग गया, ऑक्सीजन के ऊपर बॉक्स लग गया। क्रिया करने के बाद H2O है जो, इसके ऊपर हमने यहाँ पे बॉक्स लगा दिया और बॉक्स के अंदर हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब दूसरा चरण है अपना, क्या है दूसरा चरण? दूसरा चरण है कि हमने सूची बनानी है। क्या बनानी है? सूची। तो सूची हम बनाते हैं भाई। तो सूची बनाते वक्त यहाँ पे हम लिखते हैं परमाणु, ये है हमारे अभिकारक, ये है हमारे उत्पाद। तो अभिकारकों में परमाणु देखो वैसे आवास, एक तो हाइड्रोजन है यहाँ पे तत्व और एक अपना ऑक्सीजन तत्व है। ठीक है, तो हाइड्रोजन तत्व के अभिकारकों में 2 परमाणु हैं, उत्पादों में भी 2 परमाणु है। ऑक्सीजन तत्व के यहाँ पर हमारे 2 परमाणु हैं, O2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो हम देखते हैं कि संतुलित नहीं है। तो तीसरा हमारा क्या चरण है? सबसे बड़ा यौगिक हम लेते हैं, बड़ा यौगिक लेते हैं। कौन सा भाई? बड़ा यौगिक। तो बड़ा यौगिक क्या है हमारा? H2O है। तो सीधा सा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन तो पहले ही संतुलित है, तो हम ऑक्सीजन को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ऑक्सीजन को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अभिकारकों में देखते हैं कितने थे अपने? 2 परमाणु थे, उत्पादों में 1 था। तो यदि हम यहाँ 2 से गुणा कर दें, 2 एकम 2 हो जाएगा अपना। तो क्या हो गया ये अपना? H2 प्लस O2 क्रिया करने के बाद यहाँ 2 से गुणा हम कर देते हैं, 2H2O। ये हमारा बन गया 2H2O। अब दोबारा यदि हम तुलना करते हैं तो ऑक्सीजन तो हमारी क्या है? यहाँ पे 2 परमाणु, यहाँ पे 2 एकम 2 परमाणु, परंतु हाइड्रोजन के अभिकारकों में H2 यानी कि 2 परमाणु है। हाइड्रोजन है अपने पास, अभिकारक, उत्पाद। तो हम H2 के परमाणु देखते हैं प्रारंभ में, यहाँ पर 2 हैं अभिकारकों में, और उत्पादों में 2 दूनी कितने हैं? 4 हैं। प्रारंभ की बात है, प्रारंभ में। तो सीधा सा दिखाई देता है कि यदि हम इसको 2 से गुणा कर दें तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4, और ये 4 हमारा पहले ही है। तो अगले चरण में हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो क्या हो गया? 2H2। यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया इसको, 2H2 प्लस O2 क्रिया करने के बाद क्या हो गया? 2H2O। यह एक संतुलित समीकरण है। अब इसकी अवस्था यदि हमने लिखनी है तो अगला अपना चरण क्या है? 2H2। हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे अपनी गैस है, प्लस O2, ये भी अपनी गैस है, G लिखेंगे इसके साथ, और यहाँ पे जो H2O अपना बनेगा 2H2O, ये हमारा लिक्विड बनेगा L, क्योंकि द्रव अवस्था में बनेगा। तो यह एक संतुलित समीकरण है। तो इसी तरह हम एक दूसरा समीकरण देखते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि जो भी काम है अपना संतुलित करने का वो मन से ही करें, ताकि हमें ज़्यादा लिखने की इसमें ज़रूरत न पड़े। तो जैसे हमारे पास एक समीकरण है, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन क्रिया करने के बाद अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है भाई?
अमोनिया बनाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन है जो H2 होता है, नाइट्रोजन है जो N2, दोनों क्रिया करने के बाद अमोनिया बनाती है। अमोनिया का फार्मूला आपने याद रखना है NH3। यदि फार्मूला याद न हो तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, इसकी 1 होती है, आर पार गुणा करके आप बना सकते हैं। तो मैं इसको सीधा ही करता हूँ। चरण नंबर 1 है अपना, पहला चरण है, क्या है पहला चरण? बॉक्स लगाना। क्या है? बॉक्स लगाना। तो हम इसके ऊपर बॉक्स लगाते हैं। तो क्या बन गया अपना ये H2 प्लस N2 क्रिया करने के बाद अमोनिया NH3। तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्रिया करने के बाद अमोनिया बनाते हैं। तो यदि हम देखें यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। कहने का मतलब है हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु है, यहाँ पर क्या है? 3 परमाणु है। और यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, या नाइट्रोजन का 1 परमाणु है। तो बड़ा कौन सा अपना? अमोनिया है। अमोनिया में सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। तो हम पहले हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है जो अभिकारकों में, उत्पादों में, अभिकारकों में यदि हम हाइड्रोजन देखते हैं तो वो कितनी है? 2 है प्रारंभ में, शुरू में। और यहाँ पर हम हाइड्रोजन देखते हैं तो वो 3 है। अब इन दोनों को बराबर बनाना है। तो बराबर क्या करें? यदि हम इसको 2 से गुणा करते हैं तो 4 हो जाता है, तो ज़्यादा हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 3 से गुणा कर देते हैं और इसको 2 से गुणा कर देते हैं। यानी कि इसको 3 से गुणा तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, और इसको 2 से गुणा 2 तिया 6 बन जाएगा। तो चरण अपना दूसरा क्या है? चरण 2 है अपना कि जो अपना हाइड्रोजन है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3H2 यानी कि 3 दूनी 6 हो गए। यहाँ पे नाइट्रोजन अपना ऐसे का ऐसा है। तो क्रिया करने के बाद अमोनिया जो अपना बना है NH3, इसको हम क्या करते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा कर देते हैं क्योंकि 2 तिया 6 हो जाएगा अपना यहाँ पर। अब हम तत्व के परमाणु दोबारा गिनते हैं। 3 दूनी 6, 2 तिया 6। तो हाइड्रोजन तो अपने बराबर है। नाइट्रोजन क्या है? यहाँ पे N2 2 है, और यहाँ पे 2N ये भी 2 है। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों जो अपने तत्व हैं वो संतुलित हैं। तो इसलिए चरण नंबर 3 में हम क्या करेंगे? इनकी अवस्था लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया अपना? 3H2 है जो वो गैस है, नाइट्रोजन है जो वो अपनी क्या है? गैस है, और जो अमोनिया अपनी बनती है क्रिया करने के बाद, अमोनिया अपनी बनती है जो NH3, वो भी क्या है? अपनी गैस है। तो यह एक अपनी संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो बच्चों, आप कोई भी समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड से बड़े आसानी से संतुलित कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे डिस्कस करें। तो आज का घर का जो काम है आपके लिए वो है पृष्ठ नंबर 6, इनके पेज नंबर 6 पर आपको 4 समीकरण दिए गए हैं। 4 समीकरण दिए गए हैं आपने। वो चारों समीकरण क्या है? शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण बनाने हैं और फिर उनको संतुलित करना है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझसे फ़ोन पर कांटेक्ट करें तथा अपने घर का काम पूरा करें। तो बच्चों, पेज नंबर 6 पर जो कल हमने 4 समीकरण बनाए थे, उन समीकरणों को आपने संतुलित करने की कोशिश करनी है, और इसके बारे में हम कल भी दोबारा से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।